नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां ज्ञानवापी परिसर मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया गया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी गई है। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बाद अब बौद्ध धर्म से जुड़े बौद्ध भिक्षु की तरफ से भी कोर्ट में याचिका डाली गई है। साथ ही कहा गया है कि ना मंदिर है ना मस्जिद है, वहां बौद्ध मठ है। इसी क्रम में धर्मगुरु सुमित रतन ने प्राइम टीवी की टीम से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा फैसला देते हुए ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर में एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद से अब मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो वहीं अब बौद्ध समुदाय ज्ञानव्यापी मंदिर परिषद को कहीं ना कहीं बौद्ध मठ बताते हुए रिट दायर की गई है। रिट दायर करने वाले सुमित रतन हमारे साथ हैं। सुमित जी, आपने रिट दायर की है और दावा किया है कि वहाँ बौद्ध मठ है, क्या आधार है आपका? हमारे पास बहुत बड़ा आधार है। राजा शशांक जो बंगाल के राजा थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने हमारे बौद्ध मठ को तोड़ा था। लगभग 8-10 ग्रंथों में, इतिहासकारों की किताबों में हमें मिलता है, उसके एविडेंस हैं। और जो वहाँ चिन्ह मिले हैं, चाहे वो चिन्ह स्वास्तिक का हो, चाहे वो त्रिशूल का हो, चाहे वो घंटा का हो, सभी हमारे बौद्ध धर्म के महायान शाखा के चिन्ह हैं। और जो वहाँ भाषा मिली है, ब्राही लिपि जिसे हम धम्म लिपि कहते हैं, वो भी बुद्ध के ज़माने में चलती थी। अर्थात बौद्ध मठ को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, मंदिर बनाया गया, बाद में मस्जिद बनाई गई। हम इस फैसले से बहुत खुश हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसकी जांच करेगा, खोजबीन करेगा और सही से करनी चाहिए, ताकि बौद्ध अवशेष भी वहाँ मिल जाएं और वो स्थान बौद्धों को सौंप दिया जाए। सुमित जी, अगर बात की जाए तो अब ये मामला कहीं ना कहीं प्रकाश में आया है, कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मुख्य रूप से वादी हैं। आप इस मामले में दावा करने में देरी क्यों कर दी है? नहीं, दावा हम पहले अयोध्या में भी किए थे। ऐसा नहीं, अयोध्या में तो हमें सुना ही नहीं गया, 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया, आस्था के आधार पर निर्णय दे दिया गया, मुसलमानों को थोड़ी जगह दे दी, मंदिर उन्होंने बना लिया और मेरी साकेत कब्जा कर ली, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझ पर 1 लाख रुपया का जुर्माना कर दिया। हम तो हमेशा जागरूक हैं। विरासत संस्कृति को बचाने के लिए हम बौद्ध, अम्बेडकरवादी, बुद्ध, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के लोग सक्रिय हैं और हर एंगल पर लड़ रहे हैं और भी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। ज्ञानवापी ही नहीं, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, शबरीमाला, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी बौद्ध मठ थे, जिस पर हिंदू मंदिर बनाया है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जिन दावों को आप कर रहे हैं उस पे आधार क्या बनाएंगे? क्योंकि कोर्ट के अंदर में किताबों को साक्ष्य के रूप में भी रखा जाता है और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को भी रखा जाता है, तो उसके अलावा आपके पास आधार क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो ये बता देती हैं कि ये पत्थर कितना पुराना है, ये मूर्ति किस काल की है, ये धातु किस काल की है, ये वस्तु किस काल की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सबसे बड़ा आधार होगा। इसके बाद तमाम धार्मिक ग्रंथों में, तमाम बुद्ध के ग्रंथों में, चाहे बर्मीज भाषा हो, सिंगली भाषा हो, तिब्बती भाषा हो, तमाम भाषाओं में इन स्थानों पर बौद्ध मठ होने का जिक्र है। इतना ही नहीं, पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृतायन की तमाम किताबों में, अंग्रेज लेखकों की तमाम किताबों में ये जिक्र है कि यहाँ पहले बौद्ध मठ था। आदरणीय रावत जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये दावा किया है कि तिरुपति बालाजी ही नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ दोनों बौद्ध मठ हैं। उन्होंने दावा किया है, बहुत बड़े पत्रकार हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांग है कि ज्ञानव्यापी समेत देश में जो भी पूरे प्राचीन समय में बौद्ध मठ रहे हैं, उसे वापस से फिर से बौद्ध मठ मनाया जाए। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएमएस के मेधावियों का सम्मान किया है। सिटी मोंटेसरी स्कूल की ओर से मेधावी छात्र सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कानपुर रोड ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुरेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित करते हुए समारोह का उद्घाटन भी किया है। सुरेश खन्ना ने अपने संबोधन में कहा है कि मुझे खुशी है कि सीएमएस के शिक्षक छात्रों की क्षमता को तराश कर समाज का आदर्श नागरिक उन्हें बना रहे हैं। रिजल्ट अच्छे बनाए, तो उसके लिए प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। और इसमें खन्ना जी को हमने निवेदन किया कि आप आके बच्चों को उत्साहित कीजिए, तो उन्होंने स्वीकृति दी कि हम आएंगे और उन्होंने बच्चों को काफ़ी उत्साहित किया, अच्छे शब्द बोले, चरित्र निर्माण के लिए बोला। तो ये बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम
और आपकी कृपा से ये सब कार्यक्रम सीएमएस छात्रों के द्वारा अलग अलग समय पे नए कीर्तिमान स्थापित किए जाते रहे, क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए? नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हम पूरी साल इस उम्र में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं जिन बच्चों को यहां पर सम्मानित किया गया। और सीएमएस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल है। जो तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है वो हमारे सब के लिए बहुत बड़ा इंस्पायर करने वाला है। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और बच्चों के लिए खासतौर से एक ही बात कहूँगा कि शिक्षा अपने आप में रचनात्मक संवेदनशीलता के साथ अगर हो, संस्कारवान हो, तो वो जीवन में ज्यादा उपयोग। खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा में आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मुकुट सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, जिसमें गरीब लोगों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वहीं अधीक्षक डॉक्टर मोहित कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से प्लास्टिक के आयुष्मान कार्ड भिजवाए गए, जिसमें लाभार्थियों की लिस्ट और मोबाइल नंबर भी साथ में दिए गए हैं, जिससे लाभार्थियों तक कार्ड पहुंच सके। इस मौके पर भाजपा नेता शैलेंद्र भदौरिया के अलावा बड़ी संख्या में आशाएं भी मौजूद रहीं। श्री मुकुट सिंह साहब जी द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया गया है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा कार्ड भिजवाए गए हैं, जो कि हम लोगों ने संबंधित आशाओं को, जिस क्षेत्र की आशा है उसको वो कार्ड दे दिए हैं। उसके साथ में पात्र लाभार्थियों की लिस्ट भी है। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बन चुके थे, जो लोगों को के पास में प्लास्टिक के कार्ड नहीं होते थे, अब वो कार्ड आशा द्वारा उनको वितरित कर दिए जाएंगे। और मोबाइल में उस जिस किसी को भी कार्ड दिया जाएगा उसको वहाँ पर चिन्हित भी किया जाएगा कि इनको कार्ड प्राप्त करवाया जा चुका है। ये योजना है जिससे कि लोगों के पास में फिजिकली कार्ड उपलब्ध रहेगा और जिससे कि वो अपना 5 लाख तक का। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बाद भी अभी तक गांवों में सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं ग्रामीण दलदल से होकर निकलने के लिए मजबूर है। ग्रामीण ही लोग बेहद परेशान भी नजर आए। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन गांव में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास किया गया है। प्रधान और सचिव दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे जनता काफी परेशान है। बारिश के समय नालियां गंदगी से लबालब भरी हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बिजनौर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर ड्रोन के जरिए मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मस्जिद के इर्द गिर्द अपनी नजर बनाए हुए है, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज भी अदा की गई है। हरियाणा के मेवात में हुए दंगे को लेकर भी पुलिस लगातार पूरे जिले में सतर्कता बरत रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां साकनी के कई लोग एसएसपी दफ्तर पहुंचे। गांव में हर साल की तरह चुनाव करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 1988 में सभी गांव वासियों की सहमति से गांव में चुनाव होता है, जिसके तहत अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष को चुना गया है। इस बार चुनाव की तारीख 1 अगस्त थी, लेकिन कमेटी के ही कुछ लोगों ने मेरठ जाकर फर्जी कमेटी बना ली। साथ ही अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, उपाध्यक्ष पद भी ले लिए, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली। इस फर्जी कमेटी का सभी ग्रामवासी खंडन भी करते दिखे। जो कुछ लोग हैं पुराने पोस्टों पर चले आ रहे थे, उसे हटा करके नई कमेटी का चुनाव गठन किया है मेरठ से, फर्जी तरीके से। ना तो उनके पास मिनट बुक है, ना कोई अंजुमन की रसीद वगैरह है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अनलीगल फर्जी चुनाव किया है। हम इसलिए कार्रवाई चाहते हैं। अंजुमन कमेटी जो तुम्हारी, उसका किस तरह चुनाव होता था? बिरादर के सामने पूरे गांव में होता था। अंजुमन हैदरी का जो इमाम बारगाह है, दरगाह बैतुल मुराद हुसैनिया, वहाँ चुनाव होता था। सभी लोग बिरादर के इकट्ठे होते थे, जिसके हाथ ज़्यादा उठ जाया करते थे वही लोग बन जाया करते। लेकिन इन्होंने बिल्कुल अनलीगल चुनाव किया है मेरठ से। इसे कितने सदस्य होंगे गांव में? समथिंग 14। तो गांव में जब जो कमेटी बनी, कैसे बनी वो कमेटी? फर्जी बना ली है। किन लोगों ने बनाई है? उन्होंने सभी हैदर है, ये बप्पू का नाम असगर है, असगर अली है, 5-7 आदमी है। आपके पास क्या सबूत है कि पुरानी जो कमेटी गांव में चुनाई जाती है, उसकी कोई एविडेंस सबूत है? पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, पुरानी मिनट बुक है हमारे पास। साल अप्रैल में ख़त्म हो रहे थे, अप्रैल 23 में।
तो 2-3 महीने को सदर राज चलता है। चलो फिर वो 1 अगस्त में चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले जब 1 अगस्त को लोगों ने कहा कि आप जो चुनाव कराओ, तो बोले चुनाव तो हो गया रजिस्ट्रार ऑफिस से, फर्जी तरीके से मिनट बुक हम पर है, सब कुछ हम पर है, रसीद बुक हम पर है, रजिस्ट्रेशन हम पर है, लेकिन वहाँ रिपोर्ट लगा दी क्या हो गया और फर्जी तरीके से चुनाव करके वो अंजुमन पर काबिज होना। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पिछले कई महीनों से जो बिजली की व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। इसी को लेकर डीएम की अगुवाई में जनप्रतिनिधि और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विद्युत व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। विद्युत आपूर्ति को लेकर अयोध्या मंडल में सुल्तानपुर जिला सबसे फिसड्डी भी निकला है। हाल ये है कि जनप्रतिनिधि के लाख दिशा निर्देशों के बावजूद भी आला अधिकारी विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने शासन में बैठे आला अधिकारियों से भी शिकायत की थी। जो बिजली की समस्या है वो शासन के और बिजली विभाग के संज्ञान में है, और उसी लिए स्पेशली सुल्तानपुर में हमने सबसे शुरुआत में ही 3 तारीख को आज जनसंपर्क प्रतिनिधि अभियान के तहत सारे माननीय विधायकों को बुलाया। यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर महोदय भी यहाँ पे मौजूद थी और हमारे यहाँ पे चीफ साहब भी थे। हम लोगों ने अपने विभिन्न योजनाओं के तहत या तो क्षमता सुधार का हो या जर्जर तारों को रिप्लेस करने की बात हो, अलग अलग फेजेस में ओवर द नेक्स्ट पीरियड एंड 1.5 ईयर जितनी भी समस्याएं हैं वो एक पारदर्शी माध्यम से जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए उनको बताते हुए हम लोग इस व्यवस्था को सुधार देंगे। ये शासन की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, वहाँ से तय हुआ है कि 1 हफ्ते जन अभियान यानी जन प्रतिनिधियों से, जनता से, सबसे मिलके कि बिजली की क्या अवस्था है, व्यवस्था है और उपभोक्ता है उनकी क्या दिक्कत है और बिजली विभाग की भी क्या दिक्कत है, उन सब पे चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। और बिजली विभाग ने ये आश्वस्त किया है, जैसा आप लोग को मौजूद थे, कि 3 योजनाएं 2 तो आ गई हैं, 1 और योजना आएगी। तो इन्होंने एक काम शुरू कर दिया है और हम लोगों से भी ये अवगत कराएंगे कहाँ क्या काम हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है, और प्राथमिकता भी हम लोगों से लिया जाएगा कि आप लोग क्षेत्र में जाते हैं कहाँ क्या दिक्कत है। आपने देखा होगा कि आज सैकड़ों समस्याएं उनके सामने रखी गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए बिजली विभाग में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही थी, तो वही आज अधिकारियों की बड़ी बैठक भी देखने को मिली। इस बैठक में किस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी आशुतोष। तो आशुतोष से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। खबर बरेली से है, जहां नगरिया सादात रेलवे स्टेशन पर कोयले से भरी मालगाड़ी की 3 बोगियों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बोगियों में लगी आग को बुझाया। दरअसल ये मालगाड़ी बरेली से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। वहीं फायर ब्रिगेड की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा भी होने से टल गया है। आग की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, 3 गाड़ी से धुआं निकल रहा था। ये गाड़ी बरेली से मुरादाबाद साइड जा रही थी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 8:14 पे मेरे पास आई थी। अभी 2 घंटे लगभग हुआ है। 14 भी मैंने देखा था। तो क्या कुछ इसमें लोड है? लोड कोयला है। कोयला है। तो आपने क्या सूचना दी है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फायर ब्रिगेड सब आ चुकी है, काम चल रहा है। तो लगभग कितना समय लगेगा? लाइन सप्लाई यहाँ पे बंद करवा दी है क्या बिजली की? तो वहीं संभल में मकान धराशायी होने से भयंकर हादसा हो गया। मकान ध्वस्त होने की वजह से एक ही परिवार के 5 सदस्य दब गए और हादसे के बाद हड़कंप भी मच गया है। वहीं पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 5 की हालत गंभीर है और जिम्मेदार लोग शासन के निर्देश को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं अपात्र को सरकारी आवास तक दिए जा रहे हैं।
खबर अलीगढ़ से है, जहां मंदबुद्धि युवक का शव खून से लथपथ गली के बाहर पड़ा मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक देर रात घर से गायब हो जाता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने हत्या का भी आरोप लगाया। मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस की ओर से पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। जिसकी शिनाख्त आशु पुत्र अब्दुल अजीज के रूप में हुई है। परिजनों व मोहल्ले वाले द्वारा बताया गया कि आशु मंदबुद्धि था तथा किसी से रंजिश आदि नहीं थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये व्यक्ति आशु नाम का बताया जा रहा है, नीबरी सद्दाम स्कूल वाली गली का है। थोड़ा कम दिमाग था ये, यहाँ मोहल्ले में ऐसे ही घूमता फिरता था। आज जानकारी हुई कि इसका मर्डर कर दिया है या बॉडी मिली हुई है। यहाँ पर कहाँ पे मिली है बॉडी? गोश्त वाली गली ढलान पर गड्ढों में। पुलिस आ गई है मौके पर? हाँ, मौके पर थाना पुलिस आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको, मार के डाला क्या? इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, तो पुलिस छानबीन करेगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगी क्या है क्या नहीं। उसके परिवार वाले भी आ चुके हैं। अब खबर प्रयागराज से है, जहां किसान की सतर्कता से बड़ा रेल हादसा टल गया। किसान ने लाल गमछा दिखाकर ट्रेन को रोका, जिसकी वजह से प्रयागघाट रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार होने से बच गई है। वहीं लाल गोपालगंज स्टेशन के पास टूटी हुई रेल की पटरी मिली है। लाल कपड़ा दिखाने वाले किसान की जमकर सराहना भी की जा रही है। अच्छा, तो आपने फिर उसके बाद ट्रेन को कैसे रोका? लाल गमछा लिए हैं आप, दिखाइए कैसे हिलाए आप इसको? मैंने इसे डरने फटा कैसे हिला दिया। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं वैसे। चलिए, कौन सा गांव के रहने वाले हैं? भोलापुरवा। अच्छा, ठीक है, ओके। भाई ट्रेन की पटरी टूट गई है रास्ते में। ट्रेन को ट्रेन रोका, रेल फ्रैक्चर दिखा और किसी ने झंडी दिखाया क्या आपको? ग्रामीण झंडी दिखा रहा था। अच्छा, तो आप क्या समझे कि कोई खतरा है आगे? आगे खतरा को आप भाग गए, आपने कंट्रोल किया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। पीलीभीत में कॉलेज के कक्षा 10 के छात्रों में 1 महीने पहले किसी बात को लेकर क्लास में ही झगड़ा हो गया था। तब से ही दोनों गुटों के छात्रों में विवाद चला आ रहा है। कोचिंग पढ़कर घर वापस लौट रहे छात्र को सुपरमार्केट के पास एक गुट के छात्र ने घेर लिया और आरोप है कि इस दौरान वहां पर जमकर मारपीट भी हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट में 2 छात्र घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने घायल छात्रों का इलाज भी कराया है। खबर आगरा से है, जहां आई फ्लू से पीड़ित छात्रा की स्कूल स्टाफ ने पिटाई कर दी है, जिसके बाद उसकी मां शिकायत करने गई तो मां से भी अभद्रता की गई है। वही बच्ची का बीच सत्र से स्कूल से नाम तक काट दिया गया और मां को बुलाकर टीसी पकड़ा दी गई। स्कूल प्रशासन का कहना है कि मुसलमान बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। वही बता दें कि छात्रा अवसाद में आकर बीमार हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मां ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही पीड़ित ने सीएम से मदद की गुहार लगाई है और थाना शाहगंज में स्कूल के खिलाफ तहरीर दी है। थाना शाहगंज क्षेत्र के सिम्बोजिया स्कूल का यह पूरा मामला बताया गया। मारपीट की थी, मारपीट की कोई बात नहीं। उसके बाल पानी को उसकी आंखों में चुभन हो रहा था, उसे आई फ्लू हो चुका है तो उसकी आंखों में चुभन हो रहा। बोले मम्मी मेरे को चुभन होती। 5-6 लड़कियां ऑलरेडी मुंह धो रही थी, तो मेरी बच्ची न्यू एडमिशन है, वो भी वहाँ पे जाके मुंह आंखों में छींटे मारी। तो उस फिजिक्स की कोई टीचर है अनीता, जो कि वो किसी क्लास की टीचर भी नहीं है, उसके बाल पकड़ के उसको बाहर करा, फिर हाथ पकड़ के पूरी कॉरिडोर से लेके स्कूल क्लास तक ले गई। मेरी बच्ची ने मुझे घर पे आके नहीं बताया। वो इतना रोती रही, उसके सर में दर्द होने लगा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या? बोले कुछ नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा। मैंने बता तो बेटा, बोले मम्मा अब मुझे जीना नहीं है। मैंने कहा बता तो हुआ क्या? तो उसकी फ्रेंड्स आई घर पर, उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि ऐसे उसकी बहुत बेइज्जती की है स्कूल में। मैं उसको हॉस्पिटल ले गई, कल तक डॉक्टर दिखा के मैं घर ले आई। मैं कल यहाँ पे आके प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल एज ए
एज जो डायरेक्टर नहीं प्रिंसिपल है तृप्ति मैडम, वो और 5-6 टीचरें इकट्ठी होकर झुंड होके मुझे प्रेशराइज किया कि नहीं हमारे पेरेंट्स टीचर्स कुछ कर नहीं सकती, आपकी बच्ची झूठ बोल रही है। जिसे मैंने 9 महीने रखा, 16 साल पाला, वो मेरी बच्ची झूठ बोलेगी। मैंने कहा ठीक है मैडम आपने मारा, कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुन लेते। आप अकेले मारते, 16 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची नहीं है वो। आपने इसकी शिकायत किसी की? मैंने हाँ प्रिंसिपल मैम से की थी, आप कैमरे में चेक की, मैं परसों आई थी। आज मुझे सुबह अधिकारी से किया आपने इसकी? मैंने इसी अधिकारी से इसलिए नहीं की, मेरे स्कूल का मामला, मुझे बच्ची यहीं पढ़ानी है। फिर सुबह स्कूल से फ़ोन आता है 10 बजे कि आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं आई, डायरेक्टर साहब सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के बैठ के मुझे बोल रहे हैं कि हम आपकी बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे। मुझे अगर पता होता आपकी बच्ची मुसलमान है, मैं नहीं पढ़ाता आपकी बच्ची। तो ये कहाँ से है? योगी जी, मोदी जी सब कहते हैं बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, और यूपी में इस स्कूल में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि बच्ची कह रहे मुसलमानों की हम नहीं पढ़ाएंगे। मेरी बच्ची का कुछ हो गया, ये मुझे स्कूल जिम्मेदार होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जीशान जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, धर्म के नाम पर एक स्कूल में बच्ची को पढ़ाने से इनकार किया गया है, इस मामले पर अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ताजनगरी आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिम्बुजिया पब्लिक स्कूल में एक छात्रा पढ़ती थी, लेकिन उसको आई फ्लू हो गया था। इसके बाद वहाँ की जो टीचर है उसने उसके साथ मारपीट की और पूरे स्कूल में उसको बाल पकड़कर झंझोड़ दिया, जिससे वो लड़की डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद वो अपने परिवार के पास गई, वहाँ उसका हॉस्पिटल में उन लोगों ने एडमिट कराया, उसका इलाज चला। उसके बाद वो हॉस्पिटल प्रशासन से जाकर मिली तो हॉस्पिटल प्रशासन का साफ तौर से कहना था कि आप मुस्लिम परिवार के लोग हो, यहाँ पर मुस्लिमों को पढ़ाया नहीं जाएगा। तो साफ तौर से ये धार्मिक तरीके से इस तरीके की चीजें जो सामने आई हैं, इस पर जो पीड़ित है उसने साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है और एक थाने में तहरीर भी लिखित में दी है। जी देखिए जीशान, थाने में तहरीर तक दर्ज करा दी गई है और भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो जो मुकदमा है वो भी दर्ज हो गया है, तो क्या पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान लिए गए स्कूल के डायरेक्टर के कि क्यों टीसी दे दी गई, क्यों बच्ची के साथ ऐसे पिटाई की गई स्कूल परिसर के अंदर? देखिए जिस तरीके से जो छात्रा की मां है उसने साफ तौर से स्कूल प्रशासन पर ऐसा आरोप लगाया है कि उसको मुस्लिम होने की वजह से उसकी जो बेटी है उसको टीसी दे दी गई और साफ तौर से स्कूल प्रशासन ने कहा ये मुस्लिम बच्चे हैं, इनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर उन्होंने थाने में एक तहरीर भी दी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही निकल कर आएगा हालांकि मामला क्या है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब